Ladies and gentlemen, it's my honor to introduce Chetna Sinha ji, Mandesi Bank, मतलब bank for the women, by the women, this whole मतलब खूबसूरत thought process, ये हमारे साथ हैं. Welcome to the show, ma'am. Thank you so much, Rani, and it's my pleasure to be on the show where, जो as you mentioned कि पैसे बचाने की कला और पैसे बचाने का हुनर, मतलब हम लोग ऐसे कहेंगे ना हुनर, तो वो हुनर के साथ ये बैंक शुरू हुई. सही तो या मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हमेशा महिलाओं को मैं ऐसा कहूंगी कि पैसों से दूर अलग अलग वजहों से रखने की कोशिश की गई है जी. कह के नहीं, बिना कहे भी, अनकहे भी की गई है. और ऐसे संस्कृति, ऐसे कल्चर में ऐसी महिलाएं हैं कि जिनको बहुत अच्छा मालूम है कि पैसों से किस तरीके से पैसे को कैसे देखा जाए और कैसे हैंडल किया जाए. तो मेरे तो ये जर्नी में हजारों हजारों महिलाएं हैं, जिनसे हजारों नहीं बल्कि लाखों महिलाएं हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. So nice to come here, रानी, and share my learnings. और वो learnings उन लोगों से आई हैं जिनको कभी फॉर्मल शिक्षा का मौका ही नहीं मिला. तो कहानी शुरू होती है, जितना मैं थोड़ा बहुत जो आपको समझ पाई, कि आप कैसे मुंबई शहर से शिफ्ट हुई थी गांव में शादी के बाद, और इस प्लानिंग के साथ नहीं गई थी कि आपको दुनिया बदलनी है. इट वॉज अ वेरी सिंपल ट्रांजिशन इन लाइफ. तो वो कैसे, वो ट्रांजिशन का वो कैसे बदलाव कैसे आया? तो सबसे तो पहले मैं ये कह दूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गांव जाऊंगी. रेज्ड इन मुंबई, और मैं एक बॉम्बे की टिपिकल लड़की थी. यानी मुझे एकदम याद है कि मैं पहली बार गांव में गई बॉम्बे से. और मैं बॉम्बे अभी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उस वक्त मुंबई नहीं था, बॉम्बे था. तो मैं इतनी मेरी जिद थी कि मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, मतलब मैं फाइनल ईयर में थी बीकॉम के, और गांव में मैं जेपी आंदोलन से, जयप्रकाश नारायण जो गांधीयन रह चुके हैं, इमरजेंसी के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और तरुणों को जगाया था और यूनिवर्सिटीज में जाते थे. और उसी दौरान मैं जेपी से मिली और मेरा संपर्क आया और मैं इस आंदोलन से जुड़ी. छात्र युवा संघर्ष वाहिनी कहा जाता था, जेपी आंदोलन से जुड़ी. और उसमें ये भी था, एक था, ये जो बातें तो थी ही, मतलब इमरजेंसी वगैरह, लेकिन उससे ज्यादा मैं बोलूंगी ये बातें थी कि संपूर्ण क्रांति लानी है, गांव गांव में बदलाव लाना है. और जयप्रकाश नारायण ऐसे कहते थे कि मुझे उन तरुणों की तलाश है कि जो गांव में जाके काम करने के लिए तैयार होंगे. तो मैं जब इस आंदोलन से जुड़ी तो हमारी यहाँ मतलब संगठन की, सातारा जिले के ये सबसे ज्यादा अकाली इलाका था, मान तालुका. तो वहां मीटिंग थी और उस मीटिंग में मैं गई थी. और सही तो मैं ये भी बताऊं कि मैंने अपनी जिद पकड़ी थी क्योंकि मेरा पहरवेश, मैं जो पहनती थी कॉलेज में, वो मैं रोज जीन्स और शर्ट पहनती थी और मेरे छोटे बाल थे. बॉयकट, उस वक्त तो बॉयकट लड़कियां मतलब अभी भी करती हैं महिलाएं, और फेमिनिस्ट मूवमेंट में तो एक सिंबॉलिक हो गया था ना उस तरीके का. तो वो था. और मैंने मेरी बहनें कहती थी कि तुम जा रही हो मीटिंग में तो तुमको नहीं लगता है क्या कि तुम जीन्स और शर्ट नहीं और दूसरे कुछ कपड़े पहन के जाओ. मैंने कहा नहीं, मैं जीन्स और शर्ट ही पहन के जाऊंगी क्योंकि वही मेरा पहरवाश है. लोगों को समझने दो, कुछ भी हो. तो ऐसे मैं इस मीटिंग में गई. और मतलब थोड़ा और हंसी मजाक की बात करें तो ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे गांव के लोगों को, और ये जो वहां पे काफी यंग लोग आंदोलन से जुड़े थे, तो उनको थोड़ी देर के ऐसे लगा कि कोई लड़का ही आया है इस मीटिंग में बम्बई से. और फिर मैं जब बात करने लगी तो उनको एकदम, तो पहली बार मैं जब गांव गई और मैंने जिनसे शादी की, मेरे पति वो आंदोलन के नेता थे. तो मुझे अब बाद में पता चला, लेकिन उस वक्त मुझे बाद में वो सब बता रहे थे कि
वो सब देख के मेरा जो एग्रेसिव बिहेवियर महिलाओं के सवाल पे बात करते हुए वगैरह, तो थोड़ा डरते थे कि ये अंग्रेजी बोलने वाली महिला है, इस तरीके से पहनाओ, हमारे दिमाग में सवाल आए तो उसको पूछें या नहीं। तो खैर वैसी मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैं आंदोलन से जुड़ी भी। और क्या रहता था ना रानी जी, उस वक्त क्या था कि आंदोलन में महिलाएं कम आती थी, तो गांव में अगर महिलाएं सभाओं में जाता रहेगी तो ये डिमांड रहता था कि हमको महिला एक्टिविस्ट चाहिए भाषण देने के लिए। तो वो काफी, मतलब हम लोग जितनी भी महिलाएं बॉम्बे में थी संगठन में, तो काफी बार बार ये डिमांड आती थी कि हम लोगों को मीटिंग और सभाओं में बोलने के लिए महिलाएं चाहिए। तो इसलिए फिर मैं बार बार जाती रही। अफकोर्स फिर वो मुझे ध्यान आया कि पहनावा मेरा ये नहीं चलेगा, क्योंकि साधारण औरतों को रिलेट होना चाहिए और उनको डर नहीं लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, किसी को किसी का डर क्यों लगे ना। तो इसलिए फिर थोड़ा मैंने भी अपने में बदल लाया, लेकिन बदल यानी सिर्फ पहनवा, मतलब इसमें कुछ बातें मेरी क्लियर थी, मैं उस पर आऊंगी आगे। पर मैं जाने लगी नियमित रूप से, और फिर मेरी पहचान ज्यादा बढ़ी विजय सिन्हा से। मेरा नाम चेतना गाला सिन्हा, मतलब मैं मुंबई मसवड़ बॉम्बे में मैं गाला थी। तो प्यार हुआ और मुझे लगा कि यहाँ मुझे काम करना है, मतलब। और मैं बॉम्बे में इकोनॉमिक्स सिखाती थी बाद में, ग्रेजुएशन के बाद। उस वक्त तो कैसा आपका ग्रेजुएशन हो गया, एमफिल पीएचडी ऐसा नहीं था, तुरंत आपको कॉलेजेस में जॉब मिल जाता था कि बाद में आप आगे आपका डिग्री जो लेना है, पर लेक्चरर्स मिलते नहीं थे। तो मैंने इकोनॉमिक्स सिखाती थी। लेकिन फिर मैंने जब ज़्यादा जाने लगी और प्यार हो गया मेरे पति से, जो यहाँ के नेता थे और किसानों के खास करके, तो फिर मैंने तय किया कि मेरा बॉम्बे मसवड़ ऐसे नहीं होगा, और मैं शिफ्ट हो गई। और मैं जब मसवड़ शिफ्ट हुई तो हमारी शादी ऐसी थी कि अंतरजात, मतलब अंतरधर्मीय। मैं आई एम बॉर्न इन अ जैन फैमिली, दो बोथ ऑफ अस आर नॉट बिलीविंग एनी। हम लोग कोई फेथ को नहीं मानते हैं, आप भी नहीं मानते हैं, फैमिली भी नहीं मानती है, और दोनों भी नहीं मानते हैं। और उस वक्त तो बिल्कुल ये नहीं था, मतलब आंदोलनों में लोग शपथ लेते थे कि हम कोई भी इसको नहीं मानेंगे, उस आधार पर भेदभाव नहीं देखेंगे। तो मेरा अंतर लिंग्विस्टिक, मतलब यहाँ मेरा लैंग्वेज कच्छी, गुजराती, इंग्लिश ये सब था, मराठी तो था ही नहीं। मेरे पति सिर्फ और सिर्फ मराठी। और जाति और धर्म में भी बहुत ही फर्क, मतलब वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो इतना सारा फर्क और अंतर, यानी ऐसा विवाह हमारा था। तो थोड़ा मतलब दोनों फैमिली, और सबसे बड़ा फर्क मतलब मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा शौक था, वो ये था कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन, और मेरे हस्बैंड तो उन्होंने वो 9th में ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। तो उस तरीके का मेरी शादी रही है। तो उसके बाद मैं मसवड़ में शिफ्ट हुई, और महिलाओं में काम तो मेरा करना तय ही था कि मुझे गांव में काम करना है। और वो मेरा वजह थी शादी की, एक वजह ये भी थी कि मुझे गांव में रह के जेपी के आंदोलन में जो उन्होंने अपील किया था कि गांव को बदलना चाहिए और तरुणों को गांव में जाना चाहिए, ये कहाँ ना कहाँ मेरे जहन में बैठ गया था। तो वो तो मुझे था कि मैं गांव में रहूंगी और गांव में काम करूंगी। तो मैंने तय किया मैं मसवड़ में रहूंगी, और आगे का मेरा भविष्य वहीं रहेगा। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। कल्चरल ऑब्स्टिकल दिख रहा है, रहन सहन का ऑब्स्टिकल दिख रहा है, मुझे सोशल ऑब्स्टिकल दिख रहा है, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप पढ़ी लिखी थी, आप एक अच्छा भविष्य आपको दिखाई दे रहा था सामने, जो आई एम श्योर आपके सिबलिंग्स ने चूज किया होगा, बट यू वेंट द अदर वे। बट व्हिच ऑब्स्टिकल वाज द बिगेस्ट टू क्रॉस? या आपको कोई नहीं पड़ती, आप इतनी ब्रेव थी, इतनी बहादुर थी कि मैं किसी, मतलब मुझे वही करना है जो मैंने करना है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं नहीं। कहूँगी मैं बहादुर थी, लेकिन जो आप बता रही हैं ना कि मेरी सिबलिंग्स, सही में वो मेरी तो सब बहनें डॉक्टर हैं। मैं अकेली ही, वो लोग उन्होंने मेडिसिन फील्ड सिलेक्ट किया, और मैंने बैंकर, मैं आई मीन नॉट बैंकर, इनफैक्ट आई नेवर वांटेड टू बिकम अ बैंकर। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, not I'm not I became a finance person later,
बट अदरवाइज आई एम लाइक आई हैव पैशन फॉर इकोनॉमिक्स। तो मैं तो इकोनॉमिक्स में ही आगे ये थी। और जब मैं पढ़ाई भी कर रही थी ना, और मेरी बहनें भी, ये तो था ही हमारे घर में कि हम लोग, मेरी बहन फर्स्ट जनरेशन थी कि हमारे घर के अंदर महिला में वो आगे उसने डबल ग्रेजुएशन वगैरह किया। पर हम लोग बहनें बहुत क्लियर थी, जब हम पढ़ाई करते थे तो हम अपने पिताजी और मेरे डैड पिताजी भी, कि मैं आपको सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप सोचिए कि आपको आपकी पढ़ाई का मतलब फायदा लेना है, करियर करना है, फायदा नहीं। वॉज वेरी क्लियर दैट यू हैव टू हैव अ करियर विथ यू। एंड इसलिए मेरी बहन, मतलब मुझे याद है 19 लेट 70s में वो जॉब करना शुरू करती थी, जो हमारे जॉइंट एक्सटेंडेड फैमिली में भी कोई उस वक्त जॉब नहीं करता था। लेकिन उसने उसकी फर्स्ट डिग्री ली और सेकंड। तो मेरे सिबलिंग्स तो बहुत, हम लोग सब करियर ओरिएंटेड थे। और मैंने जब तय किया गांव में जाने का, तो उनको तो बड़ा सेटबैक, मेरे पिताजी और सब पूरे फैमिली को, कि ये क्या तरीका है, मतलब पर्टिकुलरली जब एजुकेशन में इतना डिफरेंस है। और थोड़े हम लोग, मेरे पिताजी और मैं पर्टिकुलरली, हम लोग दोनों काफी पढ़ते थे, लिटरेचर पढ़ाई, मतलब उस वक्त के आंदोलन के वक्त के सब। तो वो हमेशा ऐसा बोलते थे कि तुम खुद इतनी फेमिनिज्म की बात करती हो, ये सब करती हो, लेकिन ये हो सकता है कि पढ़ाई के साथ मेल शोविनिज्म कम होता है पुरुषों में, तो तुमको ये दिक्कत सामने आएगी। तो मैं हंस के कहती थी कि उसका भी सामना कर लिया जाएगा। तो लेकिन वो इतना आसान नहीं था। तो आप जो ऑब्स्टेकल की बात करती हैं ना, मैं अभी याद करती हूँ मुझे जो ऑब्स्टेकल आए, मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं था, सही है, कि पढ़ाई लिखाई नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम आएगा क्या, क्योंकि मैं खुद बहुत फर्म रहती थी हर चीज में, कभी कभी थोड़ी रूथलेस भी रहती थी। यानी मैं ये इसलिए भी कहती हूँ कि बहुत बार मेरे हस्बैंड कहते थे कि इतने बड़े लोग आने वाले हैं, तुम एक बार तो गले में मंगलसूत्र डाल के रखो। तो मैं कहती थी कि मुझे बोलो भी मत, डोंट रिक्वेस्ट मी, आई डोंट वांट टू सी योर vulnerability that requesting me, because I'm not going to do it। और मेरी सास, मतलब मेरी सास सिंह बहुत यंग एज में विधवा हो चुकी थी। तो उनको तो बिल्कुल ये लगता था कि ये कैसा, मतलब वो, और वो मुझे बहुत कभी बहुत वो खड़ी भाषिक महिला थी, क्योंकि उन्होंने खुद ने अपनी जिंदगी में इतना सारा सहा था कि वो बहुत एग्रेसिवली भी बोलती थी। तो वो जोर जोर से बोलती थी कि इस घर में मैं भी जल्दी विधवा हो गई, मेरी सास भी, मतलब मेरी बड़ी सास भी थी, कहती थी वो भी जल्दी विधवा हो गई, अब ये औरत आई है जो कहती है मैं मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी, मैं चूड़ियां नहीं पहनूंगी, तो हम लोग तीनों ऐसी घर में औरतें हैं जो कुछ भी नहीं पहनी हुई हैं। तो वो एकदम चिल्ला के बोलती थी। तो मैं हंसती थी और बोलती थी कि आपको बुरा लग रहा है ना कि आप मंगलसूत्र नहीं, आप चूड़ियां नहीं पहनती हैं, आपको ऐसे कोई कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं कि जहाँ सुहागिन महिलाओं को बुलाया जाता है, तो ये बुरा है ना। तो मैं वही तो तोड़ रही हूँ कि आपके जैसी भी महिलाओं को बुलाया जाए, इसलिए मैं ऐसे जाती हूँ। तो मेरी सास नहीं पहनेगी तो मैं क्यों पहनूं। तो जब मैं ऐसे मेरी सास को बोलती थी तो वो मेरे से झगड़ा नहीं करती थी, वो कहती थी तुम बोलती हो वो सही है, क्या करें, रीति रिवाज हो गए तो पालने चाहिए। तो मैं कहती थी कि लेकिन मैं तो तोड़ रही हूँ तो वो अच्छा ही है ना, कितनी सारी आप जैसी औरतों को जिनको सहना पड़ा, वो आगे नहीं सहना पड़ेगा। तो ये भी मेरे लिए ऑब्स्टेकल नहीं था रानी, पर मेरे लिए ऑब्स्टेकल्स थे। वो कौन से थे मैं बताऊं, मतलब मैं परेशान हो जाती थी जब गांव में आई। और एक बात कहना आसान है कि मुझे गांव में रह के काम करना है, लेकिन गांव में रह के क्या सामना करना पड़ेगा। पहला सामना मुझे जो करना पड़ा, जो मैंने सोचा नहीं, मैंने ये सब सोचा था मंगलसूत्र मैं कैसे ये करूंगी, कपड़ों का मुझे कोई ये नहीं है, मतलब मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स थे हर चीज के लिए। लेकिन जब मैं थोड़ी नाइव भी आप कहिए कि एक आंदोलन में और उस मूड में आप शादी करते हैं, आप ये सब बातें आपको ग्लैमराइज लगती हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पढ़ाई नहीं है तो मुझे अंतरजातीय विवाह में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब। तब आप ये नहीं देखते हैं कि दूसरा इकोसिस्टम क्या है वहां।
आप वो सब में इतने ये हो जाते हैं। तो दूसरे दिन मतलब मैं कभी उनके घर के अंदर गई नहीं थी, घर कैसा है देखा ही नहीं था, कुछ भी नहीं। ऐसे हम लोग मीटिंग में मिलते थे। मैं रेस्ट हाउस में रहती थी। हर बड़े शहर में अंग्रेजों ने ये रेस्ट हाउस बांधा है, वहां वो नेता होने की वजह से वहां के मेरी रेस्ट हाउस में रहने की व्यवस्था करते थे। मैंने कभी घर देखा ही नहीं। और फिर शादी के बाद मतलब बॉम्बे में शादी और बहुत दिन तक मैं घर उनके घर पे भी गांव में गई ही नहीं। और मुझे नहीं मालूम अंदाजा था कि मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। शादी के बाद भी मैं सोच रही थी मैं जॉब करूंगी और वो ही खुद आएंगे, और मेरे पास तो मुंबई में भी घर था। तो लेकिन फिर लगा नहीं, चलो हम लोग मैं बॉम्बे मसवड़ ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मैं घर पे गई और दूसरे दिन हम लोग मुझे टॉयलेट जाना था, तो मुझे पता चला उनके यहाँ टॉयलेट ही नहीं है। दैट वॉज एन ऑब्स्टेकल। और मैं शॉक हो गई। और मैंने कहा कि तो अब तो उन्होंने कहा, वो तो विजय ने कहा कि वो तो पीछे जाना पड़ेगा पिछवाड़े में। तो मैं एकदम, और फिर मैंने कहा और जाते और हंस के उसने कहा कि लकड़ी भी लेके जानी पड़ेगी क्योंकि पिग्स हैं। तो मेरे लिए जो भाषा होती है ना, बनना गया मेरा दिमाग। अरे यानी इस गांव की सब महिलाएं ऐसे जाती हैं? तो उसने कहा हाँ ऐसे जाती हैं। फिर मेरे लिए मतलब मैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ना कि संपूर्ण क्रांति करना है, ये करना है, वो करना है, मैंने तय किया कि यहाँ पहले सबसे टॉयलेट आएगा इस गांव में। और उसके लिए मैंने ठान ली कि आंदोलन उसके लिए करेंगे। तो ऐसा ऑब्स्टेकल था। खैर वो उसको मैं खत्म करने के लिए बता रही हूँ कि और हम लोग आंदोलन करें तो वो भी तो इम्पैक्टफुल होना चाहिए ना। ये आसान नहीं है कि टॉयलेट के लिए महिला चली आएंगी आंदोलन में, मोर्चे में। लेकिन फिर भी हम लोगों ने मोर्चा नहीं निकाला, हम लोगों ने उपोषण किया कि टॉयलेट होना चाहिए और हम लोगों को महिलाओं के लिए हम टॉयलेट मांगते हैं और हम खाना नहीं खाएंगे, उपोषण करेंगे। लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा था क्योंकि मीडिया में भी तो आना चाहिए। तो फिर हमारे यहाँ गांव में बहुत बड़ा मंदिर है। खैर मुझे आज ही याद आ रहा है रानी, मैंने ये कहाँ भी शेयर भी नहीं किया है। तो हम लोगों ने कहा क्यों नहीं ऐसा करें कि मंदिर में ना लोग मोटरसाइकिल खरीदा, मैंने अगर किसानों ने मोटरसाइकिल खरीदा तो वो पहले मंदिर में लेके आते हैं पूजा करने के लिए, फिर मिठाई बांटते हैं। मैंने आज टू व्हीलर खरीदी। मैंने सब औरतों को कहा चलो हम लोग मंदिर के गेट पे ही खड़े रहते हैं और जितने मर्द मोटरसाइकिल खरीद के आते हैं उनको पूछते हैं कि आपने इतनी बड़ी मोटरसाइकिल तो ली और पेड़े भी बांटते हैं, आप नए कपड़े डाल के आए हैं, कितना अभिमान की बात है। तो आपकी पत्नियां टॉयलेट के लिए कहाँ जाती हैं? आपके पास तो मोटरसाइकिल है, आप मोटरसाइकिल के मालिक हैं, लेकिन अगर आपकी पत्नियां खुले में टॉयलेट में जाती, ये आपको चलेगा क्या? और ये हम मंदिर के गेट पे करने लगे तो वो बड़ी न्यूज़ बन गई। और उससे हुआ ये कि गांव के मर्दों को लगा कि, और जो जो पॉलिटिकल बॉडीज रहती हैं ना, उनको भी लगा कि टॉयलेट तो बांध ही देना चाहिए। ये महिलाएं रोज सुबह मंदिर में जाओ तो टॉयलेट की बात करती हैं मंदिर के अंदर। तो वो इतना काम कर गया। तो ऐसे बहुत ऑब्स्टेकल। दूसरा एक मुझे बहुत लगता है कि बॉम्बे के लोगों को ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, उस वक्त तो ट्रेन बॉम्बे फेमस थी ना, मुंबई वॉज फेमस फॉर द लोकल क्वींस, राइट? और भारत में किसी को ये सुविधा नहीं थी। तो और हमारा इसलिए टाइम पे बहुत चलता था बॉम्बे। आप हमेशा हर चीज को टाइम पे करना है कंपैरेटिवली, मैं कोई ऐसा नहीं कह रही हूँ। तो यहाँ मुझे एक बस स्टॉप पे जो बस की राह दिखनी पड़ती थी, ओ माय गॉड, मैं अभी भी उस परेशानी को नहीं भूल सकती हूँ। मैं अगर कहाँ गांव में जाने वाली हूँ तो वहां का स्टेशन मास्टर बोलेगा, अब ये मुझे 10 बार पूछने आएगी कि बस कितने बजे आएगी, उसका टाइम क्या था, अभी तक कैसे नहीं आई, इस डेपो में फोन करो, उस डेपो में फोन करो। तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। मतलब सही में मुझे रेस्टलेस कर देता था और मुझे ऐसे रोना आ जाता था कि 3 घंटे मेरा टाइम बर्बाद हो गया सिर्फ बस स्टॉप पे बस का वेट करते करते। ऐसी बातें मुझे बहुत परेशान करती थी। और जहां जहां ये परेशानी हुई ना रानी, वहां वहां मैंने छोड़ा नहीं। हमारा डेपो मैनेजर को सिस्टम बिठाओ ही कि बस आनी चाहिए टाइम पे। हमारे यहाँ लाइट जाना, इलेक्ट्रिसिटी पावर जाना, यानी कभी कभी लोड शेडिंग के वक्त दिन में एक बार मैंने गिना कि दिन में कितनी बार लोड शेडिंग हुआ है।
तो 45 टाइम्स हुआ था। तो मैंने वो लिख के रखा कि 45 टाइम्स लोड शेडिंग हुआ है पूरे दिन में, 12 घंटे में। और मैं इतनी गुस्सा हो गई थी, और गांव में भी बहुत गुस्सा हुए होंगे। तो शाम को 6 बजे गई लाइट कि मैं गांव में चल पड़ी, और मैंने सब लोगों को कहा कि चलो मोर्चा निकालना है, इतनी बार लोड शेडिंग होता है, चलो क्यों नहीं हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे ताला लगा दें, क्यों, हमको चाहिए ही नहीं लाइट, अगर तुमको इतना लाइट में लोड शेडिंग करना है। और हम लोग, कानून का क्या इम्पैक्ट होता है वो नहीं, मैं गुस्सा, और सब महिलाएं थी मेरे पास पूरे गांव की, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर्स आए नहीं, और मैं तो इतनी गुस्से में थी कि मैं एकदम, मैंने कहा चलेगा ही नहीं। लेकिन एक ऑफिस को आप ताला नहीं लगा सकते, तो मेरे खिलाफ और काफी सारी महिलाओं के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट हो गई कि ये महिलाओं ने ताला लगाया, हम तो ऑफिस नहीं खोलेंगे, आप पुलिस ऑफिस खोल के दिखाए। अच्छा, ये भी बात ना कि पुलिस भी परेशान थे इलेक्ट्रिसिटी का, तो मुझे पता रहता कि अच्छा किया है मैडम आपने जो किया है वो। तो इसलिए थोड़े सपोर्टर थे। उसके बाद ना उन्होंने कहा कि अब मेरे पे, तो उन्होंने कहा कि हमको कंप्लेंट लिखनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर काफी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिसर्स आए, और फिर उन मीटिंग हम लोगों ने दूसरी जगह की, और वो हमको क्या आइडिया बैठ गई कि ये लॉक करना, ये अच्छा काम कर रहा है। तो हमने क्या किया कि बहुत सारी महिलाएं थी और सीनियर ऑफिसर्स पूना से आए थे, तो हमने अंदर से दरवाजा बंद कर डाला कि ऑफिसर्स यहाँ से बाहर जाएंगे ही नहीं जब तक वो हमको कमिट नहीं करे कि हमको एक्सप्रेस लाइन देंगे और वापस लोड शेडिंग नहीं होगा। और इतनी सारी औरतें बैठी थी, हमने कहा नहीं जाने देंगे। और ये डिविजनल मैनेजर थे, काफी सीनियर ऑफिसर थे, और उन्होंने लिख के दिया हमको। और फिर ये भी था कि ऑफिसर इतने अच्छे थे कि उन्होंने सिर्फ लिख के नहीं दिया, लेकिन एक्सप्रेस लाइन हो गई। ऐसी बहुत है। खैर मैं यहीं छोड़ती हूँ बात को। मुझे ये कहते हुए, अगेन मैं पिछले, जब से मैं इस कैंपेन पर काम कर रही हूँ, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मेरा भी एक आउटलुक पैसे को लेकर अच्छा नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि पैसा आपकी अच्छाई को आपके अंदर से निकालता है। The more you think about money, the more, I don't know मैम, मतलब मुझे, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये शायद गलत है, क्योंकि अच्छे लोगों के पास तो पैसा होना चाहिए ताकि वो आगे अच्छा कर सके। पैसे का एक बहुत अच्छा, मतलब खैर इससे कोई डिबेट में नहीं है, पर पैसा एक जगह बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए। हम लोग बैंकिंग में ये बोलते रहते हैं, पैसा घूमना चाहिए, है ना, यहाँ से वहां जाए, यहाँ से वहां जाए, यहाँ से वहां जाए, यहाँ से वहां जाए, यहाँ से, तो उस तरीके से ही सोचना चाहिए पैसे के बारे में। लेकिन जब ऐसे आप कहते हैं ना कि या तो अच्छा नहीं है पैसा, या, तो मुझे लगता है कि पैसे से ज्यादा ना उस पैसे से क्या वैल्यू जनरेट हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और मैं तो उल्टा कहूंगी महिलाओं को कि आप वैल्यू जनरेट कर सकती हैं पैसे से। मैं ये कहूंगी, मैं जब बजट, जैसे अभी बजट हुआ ना, तो बजट, हाँ, तो मैं पूरा बजट, तो हम लोग तो बैंकर्स बहुत देखते हैं, सुनते हैं, हम लोग छोटी छोटी बातें निकालते हैं। और जब भी मैं बजट का जब आता है ना, तो ऐसा आता है कि हाउसवाइफ को बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या दिया, तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्या बोल रहे हाउसवाइफ, और हाउसवाइफ क्यों भाई, हाउसवाइफ ही तो अच्छे से देश का बजट कर रही है, यहाँ की हाउसवाइफ, वो सब कैटेगराइजेशन टोटली गलत है। अगर बजट के बारे में बोलेंगे तो क्या वैल्यू, एक पैसा मैं डाल रही हूँ। आप अगर महिलाओं को गांव में देखेंगे ना, उनको आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, तो वो बराबर पैसे ऐसी जगह पे डालेगी कि अगर मैंने 10 रुपया डाला है तो वो उससे मेरा 100 रुपये का वैल्यू आना चाहिए। फिर वो कैसे आए ये नहीं मालूम। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उससे 100 या 1000 रुपये मिलने चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए। अब आप, राइट, आप पढ़ाई में डालते हैं तो वैल्यू जनरेट करते हैं, सो वन हैज टू थिंक कंटिन्यूअसली अबाउट दैट। और मेरे तो वो स्वभाव में ही बैठ गया, हम लोग बैंकिंग में उसी तरीके से सोचते हैं कि आप वैल्यू कितनी जनरेट करते हैं, राइट। अभी बैंकिंग के बैलेंस शीट में बोलेंगे तो नेटवर्थ, वो वैल्यू आ गई, आपके असेट्स हैं वो वैल्यू आ गई, आपके जो, मतलब मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, पर आप गांव की महिलाओं को देखोगे तो वो कहाँ इन्वेस्ट करती है, उसके पास एडिशनल पैसा आया तो
वो कहाँ तो गोल्ड खरीदेगी, जानवर खरीदेगी। क्यों वो गोल्ड और जानवर खरीदती है? क्योंकि आगे चल के उसको रेगुलर पैसा आना है, ताकि बच्चों की पढ़ाई हो सके, कहाँ किसी को बीमारी के लिए। वो कभी भी मोटरसाइकिल नहीं खरीदती है, क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं आती है ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी मोटरसाइकिल की, राइट? डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जानवर खरीदेगी तो 4 जानवर हो जाएंगे, सोना खरीदेगी तो उसकी तो डेप्रिसिएशन नहीं आने वाला है ना, वैल्यू बढ़ेगी। आप गांव की महिलाएं जब इन्वेस्ट करती हैं, और वो मैंने गांव में सीखा कि वो महिलाएं ऐसा नहीं सोचती हैं कि मोटरसाइकिल खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो, वो जानवर खरीदो, सोना लो, जिसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि पैसे के बारे में जब सोचना है ना, तो पैसे को ऐसा हैंडल कीजिए कि उसकी वैल्यू बढ़े। पैसे को भी अच्छा लगेगा ना कि मेरी वैल्यू बढ़ रही है। राइट। मतलब यानी जैसे अगर आपको अपने शरीर की हेल्थ ठीक करनी हो, तो पिछले 2-2.5 साल में लोग कह रहे थे ना, लेट्स गो बैक टू बेसिक्स, जो दादी नानी के नुस्खे थे, जो उनका खान पान था, वो मसाले उस पर जाइए। वैसे अपने हेल्थ की, मतलब अपने अपने पैसे की हेल्थ अगर आपको ठीक करनी है, तो उन लोगों की जैसा सोचिए जो वाकई छोटे से पैसे में बड़ा सपना देखते हैं। राइट मैम, आप यही कहने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि हमारे पास पैसा आता है तो हमारे दिमाग में खर्चा आता है, लेकिन पैसा आने के साथ खर्चा कीजिए, लाइफ भी जीनिए, लेकिन साथ में एक बजट का एंगल भी रखिए आप। ये एक पॉइंट आपसे मैम हमने सीखा। दूसरा, आमतौर पर महिलाओं के साथ जब भी बचत की बात होती है, तो उनके बचत में वो नहीं होती, उनके फैमिली मेंबर्स ज्यादा होते हैं। मेरे बच्चे के लिए बचा रही हूँ, एक साड़ी भी खरीदेंगी तो मेरी माँ ने जैसे मतलब जो महंगी साड़ी खरीदती थी, अलमारी में ऊपर रख देती थी, तेरी शादी में दूंगी तुझे, यू नो, ये सारी चीजें। तो आप मोस्टली अपने लिए नहीं करते, आप अपनों के लिए करते, ये कितना सही है? और अपने लिए सोचना कितना सही है? देखो, मतलब ये मैं बहुत बहुत ही थोड़ा कठिन सवाल है ये ना, जैसे सही में देखा जाए तो मैं हमेशा औरतों को देखती हूँ कि वो अपने लिए नहीं सोचती हैं, दूसरों के लिए सोचती, फैमिली में ही अपनों के लिए सोचती हैं, और वो भी ठीक है, मतलब। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ये कहूंगी कि आप, जब मैंने गांव में ये भी देखा है कि बचत करती हैं और इन्वेस्ट करती हैं, उनके पास मौके इन्वेस्टमेंट के नहीं है, इसलिए वो बचत करती हैं कि जहां बैंक में रखेगी, ये रखेगी। लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करती हैं? तो इन्वेस्ट जानवरों में करती हैं, सोने में करती हैं, जो मैंने बताया। तो उनका 2 माइंडसेट चलता है ना, कि एक जगह पे बैंक में थोड़ा बचत में पैसा रखें, एक में थोड़ा महंगा है पर अभी रखें, आगे उसको ज्यादा फायदा होगा। तो उनका भी वो माइंडसेट चलता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस तरीके से पैसे को वो देखते हैं। आपसे मैंने अब आगे अपने करियर के लिए एक चीज सीख ली है कि नॉर्मली हम जब एक, जैसे हम आरजेस को मैम ये लगता है कि हमें कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे, हम एडवाइस देंगे। नहीं, आज की बात मैम मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ सुनूंगी, एडवाइस दूंगी नहीं, मैं सीखूंगी, और ये एक सीख मैं आपसे आज लेकर जा रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। यू हैव नो आइडिया हाउ एक्साइटेड एंड हाउ ओवरवेल्म्ड आई एम राइट नाउ, आपसे मिलकर और आपकी कहानी सुनकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू रानी। और मैं आई इनवाइट यू, हमारा भी रेडियो है और हमारी महिलाएं जी कैरा भाई के बारे में बात रह गई। मैं आती हूँ मैम, मैं वहां से बैठ कर किसी दिन शो करेंगे। जी मैम, बिल्कुल वहां से शो करेंगे, बिल्कुल मैम। आई होप मुलाकात हो हमारी, आपको नजदीक से जानना और अच्छा रहेगा मेरे लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू मैम, थैंक यू। 92.7